हेलो गाइस, वेलकम टू बीएल बज़। चैप्टर शुरू होता है रेंजली से। रेंजली खड़ा है और उसके सामने आर्च ड्यूक खड़े होते हैं। उसे देखते ही वो अंदर ही अंदर घबरा जाता है। आर्च ड्यूक यहाँ क्यों है? तभी नौकर कहता है, योर ग्रेस, खाना तैयार है। आर्च ड्यूक ठंडे स्वर में कहते हैं, रहने दो। रेंजली मन ही मन सोचता है, ये कब से देख रहे थे? क्या मुझे अभी झुककर माफ़ी मांगनी चाहिए? वो घुटनों के बल बैठने ही वाला होता है, तभी आर्च ड्यूक कहते हैं, घुटनों पर मत बैठो। रेंजली जल्दी से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, कमरे में हमेशा अकेले रहना बहुत बोरिंग हो जाता है। मतलब बोरिंग नहीं, लोनली। और आज तो पहली बार था, ऐसा बार बार नहीं होता। आर्च ड्यूक हल्का सा पूछते हैं, अभी तो तुमने कहा था आज पहली बार जीता। रेंजली और घबरा जाता है। वो असल में दूसरी बार था, प्लीज़ मुझ पर भरोसा कीजिए। उसके अलावा मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूँ। तभी उसे छींक आ जाती है। सीन बदलता है। रेंजली अपना कोट खोलता है। आर्च ड्यूक उसके गीले बाल सुखाने में मदद करते हैं। उसे देखते हुए आर्च ड्यूक रन ही मन सोचते हैं, सिर्फ एक कोट और पतली शर्ट, क्या ये सच में बारिश में ऐसे ही बाहर चला गया था? रेंजली हिचकिचाते हुए पूछता है, मैं क्या इसे उतार दूं? आर्च ड्यूक सीधे जवाब देते हैं, साफ कपड़े पहनने हैं तो उतारना तो पड़ेगा। रेंजली थोड़ा झिझक कर कहता है, योर ग्रेस, आप दूसरी तरफ देख सकते हैं। एक आदमी का शरीर दूसरे आदमी के लिए देखने लायक नहीं होता। आर्च ड्यूक शांत स्वर में कहते हैं, शरीर तो बस शरीर होता है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई देखने लायक हो या नहीं। रेंजली चुपचाप कपड़े बदल लेता है। आर्च ड्यूक उसे गर्म कपड़े देते हैं और कहते हैं, थोड़ी देर आग के पास बैठकर खुद को गर्म करो। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। खाना शुरू होता है। रेंजली धीरे से पूछता है, योर ग्रेस, आप अचानक यहाँ कैसे? आर्च ड्यूक जवाब देते हैं, किसी ने सुझाव दिया था कि मुझे गेस्ट चेम्बर्स देखना चाहिए, वो ठीक लगा। मुझे लगता है ये मुलाकात तुम्हारे लिए असहज रही होगी ड्यूक मैलोसिन। रेंजली तुरंत कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं योर ग्रेस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि माफ़ी कैसे मांगूं। आपने मुझ जैसे इंसान पर इतनी दया दिखाई और फिर भी मैंने लापरवाही से व्यवहार किया। आर्च ड्यूक उसे रोक देते हैं, बस पहले खाना खाओ। अकेले बाहर जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर पिछली बार की तरह खिड़की से चढ़ते हुए पकड़े गए तो परेशानी होगी। रेंजली तुरंत सिर हिलाता है, आह समझ गया। फिर वो समझाने लगता है, मैंने इंतज़ाम कर दिया है ताकि कोई भी खिड़की के नीचे वाले बगीचे के पास ना आ सके। बचे हुए लकड़ी से एक फेंस बनाया है और भूसे के गट्ठर भी रखे हैं, खासकर ताकि बच्चे वहां ना भटके। आर्च ड्यूक मन ही मन सोचते हैं, क्या ये सच में 2 बार ही बाहर गया था? खैर, जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता, अब बस आगे सावधान रहना होगा। रेंजली खाना खत्म कर लेता है। खाने के बाद आर्च ड्यूक कहते हैं, अब आराम करो, अगली बार आने से पहले मैं तुम्हें पहले से बता दूंगा। रेंजली थोड़ा चौंक कर पूछता है, आप अभी जा रहे हैं? आर्च ड्यूक शांत स्वर में कहते हैं, तुम अकेले में ज़्यादा आराम महसूस करते हो तो वैसा ही करो। फिर वो थोड़ा रुकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूरी है, अब से बाहर जाने से पहले हेडमेड को बताना और अपने आप को ग्रैंड डचेस के अनुसार संभालो। रेंजली अचानक कुर्सी से खड़ा हो जाता है, घबरा कर कहता है, कृपया रुकिए योर ग्रेस, लेडी समृद्ध को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ये सब मैंने चुपके से किया था, प्लीज़ उन्हें दोष मत दीजिए। आर्च ड्यूक मन ही मन सोचते हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। रेंजली फिर झुक कर कहता है, मैं आपसे विनती करता हूँ। तभी अचानक तेज़ गरज की आवाज़ गूंजती है। रेंजली डर जाता है। आर्च ड्यूक शांत स्वर में कहते हैं, आज पूरी रात बारिश होगी। ओल्डन लैंड में बारिश कम होती है, लेकिन जब होती है तो लंबे समय तक गरज और बिजली के साथ होती है। शोर ज़रूर होगा, लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता। रेंजली धीरे से कहता है, जी। आर्च ड्यूक आगे पूछते हैं, क्या कॉनिया में बारिश का मौसम बहुत अलग होता है? रेंजली जवाब देता है, हाँ, काफ़ी अलग। कॉनिया में बारिश के समय ठंड नहीं होती, इसलिए सब लोग उसमें खेलते हैं,
जब मैं छोटा था, आसमान से गिरता पानी मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था। हाँ, वहाँ भी बिजली और गरज होती है, लेकिन इतनी तेज़ आवाज़ वहाँ आम नहीं है। तभी फिर से ज़ोरदार बिजली कड़कती है और रेंज़ली फिर से घबरा जाता है। आर्चड्यूक उसे देखते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक जादू कर सकता हूँ। आवाज़ को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, लेकिन कुछ समय के लिए तुम्हारी सुनने की क्षमता कम कर सकता हूँ। इससे तुम आज रात आराम से सो पाओगे। रेंज़ली थोड़ा हिचकते हुए कहता है, ये थोड़ा डरावना लग रहा है। ऐसा लगेगा जैसे बाकी इंद्रियां भी धीमी हो जाएंगी। आर्चड्यूक समझाते हैं, अगर तुम्हें चिंता है तो मैं सुरक्षा और बढ़ा दूंगा। एक रात आवाज़ ना सुनना खतरनाक नहीं है। रेंज़ली धीरे से सिर हिलाता है, मैं वो नहीं कह रहा। अगर बहुत ज़्यादा शांति हो गई तो शायद और भी अकेलापन लगे। वो धीरे धीरे आर्चड्यूक के पास आता है और कहता है, योर ग्रेस, मैंने कभी भी बिजली गरज वाली रात में अकेले नहीं सोया। मुझे ये सब पसंद नहीं है। आर्चड्यूक हल्के से पूछते हैं, ऐसा है? रेंज़ली हिम्मत करके कहता है, अगर आप अनुमति दें तो मैं आज रात बाहर कहीं रुकना चाहता हूँ। मैंने यहाँ कुछ दोस्त बनाए हैं, वो मुझे रहने देंगे। आर्चड्यूक मन ही मन सोचते हैं, क्या ये सच में सिर्फ 2 बार ही बाहर गया था? फिर वो सीधे कहते हैं, ये मुश्किल होगा। ओल्डन लैंड में भले ही बारिश कम होती है, लेकिन जब भी होती है ऐसी ही होती है। क्या हर बार बारिश में तुम बाहर ही सोने जाओगे? ये कोई हल नहीं है। रेंज़ली जल्दी से कहता है, सिर्फ आज के लिए। मैं कोशिश करूंगा यहाँ के मौसम की आदत डालने की। आर्चड्यूक थोड़ी देर सोचकर कहते हैं, अगर कौनिया में भी तुम अकेले नहीं सो पाते थे तो यहाँ भी आसान नहीं होगा। फिर वो शांत स्वर में फैसला लेते हैं, तो आज रात हम साथ में सोएंगे। रेंज़ली का चेहरा तुरंत चमक उठता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आर्चड्यूक बीच में ही कहते हैं, अगर तुम्हें किसी के साथ सोने की ज़रूरत है तो इतना मैं कर सकता हूँ। ये सुनकर रेंज़ली थोड़ा शर्माने लगता है। आर्चड्यूक मन ही मन सोचते हैं, आज डचेस का राज सिर्फ 3 लोगों को पता है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मैडम सैमरेट की जिम्मेदारी सिर्फ रेंज़ली की देखभाल तक सीमित है। मैं उसे एक युवा व्यक्ति के साथ रात बिताने का आदेश नहीं दे सकता। ऐसी तूफानी रात में मैं लारकोफ को उसके काम से नहीं बुला सकता। उसका काम प्रकृति की ऊर्जा पर निर्भर है। नाइट कमांडर एंटन का अपना परिवार है, उसे सुरक्षा छोड़कर यहाँ बुलाना भी सही नहीं होगा। तो अब सिर्फ एक ही व्यक्ति बचता है जो पूरी रात आर्च डचेस के साथ रह सकता है। तभी आर्चड्यूक रेंज़ली की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? रेंज़ली बिस्तर ठीक करते हुए कहता है, मैं अपनी शरीर की गर्मी से बिस्तर गर्म कर रहा हूँ। ये एक छोटा सा ट्रिक है जिससे पूरी रात गर्माहट बनी रहती है। आर्चड्यूक थोड़ा हैरान होकर पूछते हैं, क्या तुम अब तक हमेशा खुद ही बिस्तर गर्म करते थे? रेंज़ली हल्के से मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ, मुझे लगा मैडम सैमरेट और बाकी लोगों को परेशान करना ठीक नहीं होगा। वैसे भी मैं असली आर्च डचेस नहीं हूँ, तो सबको तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना मुश्किल भी नहीं है और हर बार वेल पहनना भी झंझट है। ये सब मैंने खुद ही करने की ज़िद की थी। उम्मीद है आप उन्हें इसके लिए डांटेंगे नहीं। सबने मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे सही नहीं लगा। आर्चड्यूक मन ही मन सोचते हैं, अगर ये रॉयल्टी है तो इसे अटेंडेंस की आदत होनी चाहिए, लेकिन इसके व्यवहार में तो कोई फर्क नहीं, जैसे एक आम इंसान। या फिर क्या इसका नाजायज़ होने वाला सच भी सही था? कुछ देर बाद रेंज़ली बिस्तर पर लेटा होता है और सोचता है, कंबल के अंदर कितना गर्म है, जैसे ताज़ा निकली हुई ब्रेड। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मजबूत कवच में लिपटा हुआ हूँ। इतना आरामदायक बिस्तर हो तो थोड़ी सी गरज क्या कर लेगी। तभी आर्चड्यूक भी सोने के लिए आते हैं और पूछते हैं, क्या मैं बिस्तर के पर्दे भी बंद कर दूं? रेंज़ली तुरंत कहता है, नहीं नहीं, ठीक है, मुझे लगता है आज थोड़ी रोशनी रहना बेहतर होगा। फिर वो पूछता है, आपको अंधेरे में ही नींद आती है? आर्चड्यूक शांत स्वर में कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैं तो आग के सामने भी सो सकता हूँ। रेंज़ली मन ही मन सोचता है, सोचूं तो इन्होंने बेसमेंट में भी ऐसा ही किया था। अगर उस वक्त इनकी गोद में एक छोटा सा पप्पी होता तो कितना पीसफुल लगता। आर्चड्यूक उसे देखते हुए पूछते हैं, किस बात पर हंस रहे हो? रेंज़ली हल्की मुस्कान के साथ कहता है, बस इस बात से खुश हूं कि आप आज मेरे साथ हैं। आर्चड्यूक कुछ पल उसे देखते हैं, फिर अचानक पूछते हैं,
तो क्या हम कल भी साथ सोएं? मैं तो अकेले सोने का आदी हूँ, इसलिए मैंने इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन अगर तुम्हें साथ सोना पसंद है तो मैं इसे आदत बना सकता हूँ। रेंसली तुरंत घबरा जाता है। नहीं नहीं योर हाइनेस, मैं इतनी देर तक आपको परेशान नहीं करना चाहता। वो मनी मन सोचता है, अगर ऐसा हुआ तो शायद मुझे सच में वो इंसोम्निया हो जाए जिसके बारे में सुना है। फिर वो कहता है, आज तो बस बिजली गरज की वजह से, वरना मैं अकेले ठीक से रह लेता हूँ। थोड़ा रुककर वो कहता है, माने या ना माने, कभी मेरा सपना नाइट बनने का था। आज ड्यूक हल्का सा पूछते हैं, नाइट? रेंसली धीमे स्वर में कहता है, बहुत पहले की बात है। कोई भी नोबल एक अनपढ़ नाजायज़ बेटे को नाइट क्यों बनाएगा? और फिर जब मैंने देखा कि उनमें से कितने अंदर से खराब हैं, तो मेरा इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। आज ड्यूक पूछते हैं, क्या कॉर्निया में असली और नाजायज़ बच्चों के साथ इतना फर्क होता है, और तुम एक रॉयल होकर भी सेवा पाने के इतने आदी नहीं लगते? रेंसली हल्की हंसी के साथ कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे कभी सच में सेवा मिली ही नहीं। मेरा खून माना गया था, लेकिन मुझे नौकरों जैसा ही व्यवहार मिला। इवेट एक कीमती बेटी थी, इसलिए उसे एल्वैन्स नाम मिला, लेकिन मुझे कभी वो नाम नहीं दिया गया। सच कहूँ, कॉर्निया के रॉयल्स बहुत बुरे लोग हैं, शायद इसलिए क्योंकि मैं नौकरों के बीच बढ़ा हुआ, इसलिए मैं उनके जैसा नहीं बना। जिन लोगों ने मुझे तंग किया, वो सारे रॉयल्स और नोबल्स ही थे, खासकर क्राउन प्रिंस। वो तो बिल्कुल बेकार इंसान है। मैं पूरी रात उसकी गलतियों के बारे में बात कर सकता हूँ। पता नहीं ऐसे इंसान को सिंहासन पर क्यों बैठाया जाएगा। फिर वो रुक जाता है। मैं ज़्यादा भूल गया, माफ़ कीजिए। आर्च ड्यूक शांत स्वर में कहते हैं, कोई बात नहीं। कॉर्निया का क्राउन प्रिंस ओल्डन लैंड को कभी न कभी सामना तो करना ही होगा। क्या उसका नाम फिलिक्स है? रेंसली जवाब देता है, हाँ वही है। तभी अचानक जोरदार बिजली कड़कती है। रेंसली डरकर तुरंत कंबल में अपना चेहरा छुपा लेता है। आर्च ड्यूक उसे देखते हुए शांत स्वर में कहते हैं, गरज और बिजली बस प्रकृति की सामान्य घटनाएं हैं। रेंसली धीमी आवाज में कहता है, मैं हमेशा से गरज से इतना नहीं डरता था। फेल, उसकी आवाज़ हल्की कांपती है। वो क्राउन प्रिंस कमीना, इसे सज़ा कहकर एक बार उसने मुझे तूफान के दौरान पूरी रात महल के आंगन में एक पेड़ से बांध दिया था। वो गहरी सांस लेता है, और सबसे डरावनी बात ये थी कि जिस पेड़ से मुझे बांधा गया था, उस पर बिजली गिरी और वो आग पकड़ गया। आर्च ड्यूक शांत स्वर में पूछते हैं, फिर क्या हुआ? रेंसली जवाब देता है, किस्मत अच्छी थी, सिर्फ पेड़ टूटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? आप सोच रहे हैं मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कसम खाता हूँ ये सब सच है। मैं इतना डर गया था कि कई दिनों तक स्लीप पैरालिसिस में रहा, और फिर भी उस कमीने को बस हल्की सी डांट मिली, बस इतना ही। ये तो सिर्फ किस्मत थी कि मैं बच गया। आर्च ड्यूक उसे ध्यान से देखते हुए कहते हैं, तुम सच में अलग तरह के इंसान हो। ऐसा काम किसी सज़ा जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। रेंसली तुरंत बोल पड़ता है, बिल्कुल सज़ा नहीं थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी वो मुझे तंग करना चाहता था, इसीलिए कहता हूँ वो पागल है। तभी आर्च ड्यूक अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और खिड़की अपने आप खुल जाती है। रेंसली चौंक जाता है, ये अभी? क्या इन्होंने जादू से खिड़की खोली? वो धीरे से पूछता है, योर हाइनेस, क्या आप भी मुझे तंग करना चाहते हैं? आर्च ड्यूक शांत आवाज में कहते हैं, अगर हम इसे साथ में देखेंगे तो ये इतना डरावना नहीं लगेगा। वो बाहर की तरफ इशारा करते हैं, देखो, पहले रोशनी आती है, फिर आवाज़। अगर तुम पहले देख लोगे तो आवाज़ तुम्हें उतना नहीं डराएगी। रेंसली बाहर देखते हुए कहता है, शायद आप सही कह रहे हैं। आर्च ड्यूक आगे कहते हैं, ओल्डन लैंड के लोग बिजली को पसंद करते हैं। कहा जाता है कि इस भूमि के संस्थापक का जन्म बिजली से हुआ था। रेंसली हैरान होकर पूछता है, कोई इंसान बिजली से पैदा हुआ? आर्च ड्यूक समझाते हैं, ये बहुत पुरानी कहानी है, उस समय की जब न दीवारें थी न महल। तब उत्तर से राक्षस बार बार हमला करते थे, लोगों को डराते और नुकसान पहुंचाते थे। ओल्डन लैंड बनने से पहले ये जगह कानूनहीन थी, जहां भागे हुए और सताए गए लोग आकर बसे थे।
उन्हीं में एक महान सेनापति था जिसे साजिश के कारण उसके देश से निकाल दिया गया था। उसने देखा कि जिन दिनों गरज और बिजली होती थी उन दिनों राक्षस हमला नहीं करते थे। तब उसे लगा बिजली में कोई रहस्यमयी शक्ति है। रेंजली तुरंत पूछता है, क्या सच में बिजली वाले दिनों में राक्षस हमला नहीं करते? आर्चड्यूक जवाब देते हैं, हाँ, आज तक ऐसा ही है। बारिश कम होती है लेकिन इस मौसम में दीवारों के पार से कोई हमला नहीं हुआ। फिर एक रात जब जोरदार तूफान था, वो सेनापति उस जगह की तलाश में निकल पड़ा जहां बिजली गिरती थी। लंबी और कठिन यात्रा के बाद उसे एक जगह मिली जहां गिरी हुई बिजली जमा होकर एक चमकता हुआ चांदी जैसा झरना बन गई थी। उसने सोचा, अगर वो इस पानी को ले आए तो लोगों को राक्षसों से बचा सकता है। लेकिन चाहे जितनी कोशिश की, वो उस बिजली के झरने को पकड़ नहीं पाया और बार बार असफल होने के बाद वो खुद उसमें गिर गया। रेंजली चौंक कर कहता है, ये तो नामुमकिन है, बिजली झरना कैसे बन सकती है? आर्चड्यूक हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, बस एक पुरानी कहानी है। रेंजली पूछता है, क्या वो मर गया? आर्चड्यूक जवाब देते हैं, नहीं, उस झरने ने उसे चुन लिया और वो फिर से जन्मा। वो इंसान जैसा दिखता था लेकिन आधा दिव्य बन चुका था। उसके पास बिजली को नियंत्रित करने की शक्ति थी और वो लोगों की रक्षा कर सकता था। वो वापस लौटा और ओल्डन लैंड की स्थापना की। वो पहला राजा बना जिसने लोगों की रक्षा की। कहा जाता है उसने धरती को हिला दिया और उस बिजली के झरने को एक नदी में बदल दिया। आज वही वाल्स नदी है, ओल्डन लैंड की सबसे बड़ी नदी। तुमने अभी तक नहीं देखा, लेकिन दूर से वो चांदी जैसी चमकती है। कुछ लोग कहते हैं ये मौसम और नदी के तल में मौजूद मेम्ब्रिल की वजह से है, लेकिन ओल्डन लैंड के लोग मानते हैं कि ये नदी बिजली से बनी है। रेंसली धीरे से बुदबुदाता है, काला जंगल, चांदी की नदी और वो जो इस सब पर शासन करता है। वो खिड़की से बाहर बिजली को देखता है और सोचता है, ये बिजली जैसे आसमान से गिरता हुआ कोई झरना हो। आर्चड्यूक धीरे से कहते हैं, यही वजह है कि ओल्डन लैंड के लोग बिजली से प्यार करते हैं। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ जोड़ते हैं, मान लो आज का मौसम उत्तर की इस भूमि का ड्यूक मैलोसन का स्वागत करने का तरीका है। वो रेंसली की तरफ देखते हैं, अब भी डर लग रहा है। और यहीं पर चैप्टर एंड होता है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।